कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के सबसे खतरनाक मार्किन नेवी सील सोल्जर्स को देखते हैं, जिन्हें यहाँ अफगानिस्तान के एक हाई प्रोफाइल टेररिस्ट को खत्म करने के लिए भेजा गया है। स्पॉट में पहुंचते ही स्नाइपर अपने स्पॉटर को लेकर वहाँ अपनी पोजीशन ले लेता है। कुछ घंटे ऐसे ही घात लगाकर शिकार का इंतजार करने के बाद फाइनली टारगेट बाहर आता है। फिर क्या दोस्तों, मौके पर ही स्नाइपर अपना एक भयानक शॉट लेकर उसका भेजा उड़ा देता है। मिशन कंप्लीट करने के बाद वे लोग दोबारा बेस में लौट आते हैं। ऐसे ही एक दिन उससे मिलने के लिए मुस्तफा नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर आता है। आगे वो बताता है कि मुझे पता है कि तुम मार्किन मरीन सोल्जर्स के सबसे शार्प स्नाइपर शूटर हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम ये काम कर देते हो तो तुम्हें $20 मिलियन दिया जाएगा। मन ही मन जयकाल भी ये समझ चुका था कि ये एक इलीगल काम है, लेकिन पैसों की लालच में आकर वो ये काम करने के लिए मान जाता है। प्लान के हिसाब से मिशन वाले दिन जयकाल अपने टारगेट को उड़ाने के लिए एक बिल्डिंग में अपनी पोजीशन ले लेता है। इसी के साथ टारगेट के बाहर निकलते ही जयकाल इस बार भी एक ही शॉट में उसका काम तमाम कर देता है। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, मार्किन नेवी सोल्जर्स को इससे भी कहीं ज्यादा टफ सिचुएशंस में शॉट मारने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो यहाँ इनके लिए किसी भी सिविलियन को मारकर उड़ा देना तो इनके बाएं हाथ का खेल था। इसी के साथ मिशन कंप्लीट होते ही उसे $10 मिलियन मिल जाता है। कुछ दिन बाद मार्किन सोल्जर्स को दोबारा से एक मिशन में भेजा जाता है, जहाँ उन्हें अफगानिस्तान के एक आतंकी संगठन को खत्म करना होता है। यहाँ उन्हें साफ आदेश मिला होता है कि जगह पर पहुंचते ही सीधा अंधाधुंध सभी को ठोक देना है। इसी के साथ वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जगह पर पहुंचते ही वे लोग बिना किसी को कुछ कहे अंधाधुंध सभी आतंकियों को मार गिराना शुरू कर देते हैं। दूर से स्नाइपर भी लगातार उन्हें कवर देता रहता है। इसी के साथ वे लोग पूरे इलाके को तहस नहस कर देते हैं। ऐसी अंधाधुंध फायरिंग चलाने के बाद जब वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहाँ कोई आतंकी नहीं बल्कि मासूम मुस्लिम नागरिक मौजूद थे, जिन्हें इन लोगों ने गलतफहमी में मौत के घाट उतार दिया था। दूर से ये सब देख जयकाल का खून अंदर ही अंदर खौल उठता है, क्योंकि उन्हें यहाँ झूठी जानकारी देकर भेजा गया था, जिसके चलते आज उनके हाथों सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जा चुके थे। इसलिए वो मन ही मन अपनी पूरी टीम को उड़ाने का फैसला कर लेता है। पहले तो वो गाड़ी में चढ़कर उनके साथ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही वो सभी को रोक कर कहता है कि आगे खतरा है, मुझे कुछ लैंड माइन्स दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ जयकाल अपने स्पॉटर को लेकर लैंड माइन्स को देखने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे ही कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो अपनी जेब से कीपैड मोबाइल निकालकर एक बटन दबा देता है, जिससे उनकी दोनों मिलिट्री गाड़ियां एक ही झटके में उड़ जाती हैं। इसी के साथ उनके सभी साथी भी वहीं शहीद हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जयकाल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट बिना किसी कारण ही यहाँ अफगानिस्तान में निर्दोष लोगों को उनके हाथों मरवा रहा था। इस घटना के बाद जयकाल अपने आप को पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर लेता है और इसी तरह पर्दे के पीछे रहकर वो धीरे धीरे दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाता है, जो अपनी कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को ठोकने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर तक चार्ज करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमारा जयकाल भाई हर एक हत्याकांड को इतनी सफाई से एग्जीक्यूट करता है। और सबसे बड़ी बात, अंत में क्या होता है इस भाई साहब के साथ। क्या MI6 पुलिस इसे पकड़ लेती है या फिर कोई असैसिन ही इसे ठोक देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक ऑडिटोरियम को देखते हैं, जहां क्रोएशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन तथा बिलियनियर डॉक्टर चार्ल्स पूरी दुनिया के सामने अपना एक नया प्रोजेक्ट रिवर लॉन्च कर रहा था। उसी ऑडिटोरियम के ऊपर हम जैकल भाई को भी देखते हैं, जो कि अपनी कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल लेकर डॉक्टर चार्ल्स को मारने के लिए यहाँ पिछले 4 दिनों से घात लगाए बैठा हुआ है। दरअसल दोस्तों, रिवर कोई मामूली ऐप नहीं बल्कि एक ऐसा पावरफुल डिजिटल सिस्टम होता है जो दुनिया भर के हिडन फाइनेंशियल डेटा, सीक्रेट डील्स और ब्लैक ट्रांजैक्शंस को एक्सपोज कर सकता है। इसलिए कई बड़ी कंपनीज बिल्कुल भी नहीं चाहती थीं कि वो लोग इस ऐप की वजह से एक्सपोज हो जाएं। इसलिए वे लोग डॉक्टर चार्ल्स को मारने के लिए यहाँ जयकाल को भेजते हैं। लेकिन इसको मार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि उसके आगे एक हाईली बुलेट प्रूफ शील्ड लगा होता है। जयकाल बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा होता है कि किसी तरह डॉक्टर शील्ड से बाहर आ जाए, लेकिन तभी वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर खुद जयकाल के भी होश उड़ जाते हैं। उसके गोली चलाने से पहले ही वहाँ कोई दूसरा शूटर आकर डॉक्टर पर फायरिंग शुरू कर देता है। मतलब जयकाल के अलावा भी पहले से ही कोई और शूटर वहां घात लगाए बैठा हुआ था, मगर उस शूटर को इससे कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि चार्ल्स बुलेट प्रूफ शील्ड की वजह से बच निकलता है। वहां मौजूद सिक्योरिटी तुरंत उस शूटर को आइडेंटिफाई कर लेती है और मौके पर ही भाई साहब को ऊपर भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोग गोलियों की आवाज सुनकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जयकाल भी उन्हीं लोगों के सहारे ऑडिटोरियम से बाहर निकल आता है। अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से भड़का हुआ था, क्योंकि पहली बार उसके हाथों कोई
शिकार बच गया था। ऊपर से उसे इस काम के लिए $100 मिलियन मिलने वाला था। लेकिन इस तरीके से प्लान फेल हो जाने के कारण जिस कंपनी ने उसे मारने के लिए हायर किया था वो लोग उस पर पूरी तरह भड़क जाते हैं। लेकिन जयकाल तो जयकाल है भाई, वो इतनी आसानी से अपने शिकार का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। इसी के साथ रिसेंटली उसे पता चलता है कि टारगेट क्रोएशिया के राबाक आइलैंड वाले एक लग्जरी विला में मौजूद है। फिर क्या दोस्तों, इसी के साथ वो सीधा एक बोटमैन को लेकर उस आइलैंड पर टपक जाता है। काम के दौरान उसे कोई परेशानी न हो या फिर उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे, इसलिए वो अपने बोटमैन को भी वहीं खत्म कर देता है। इसी के साथ वो अपनी एडवांस्ड कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल को असेंबल करना शुरू कर देता है। दरअसल शूटर को पता है कि टारगेट हर शाम को समंदर में तैरने के लिए नीचे आता है, लेकिन शूटर के लिए ये काम यहाँ भी इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इस विला में डॉक्टर चार्ल्स के लगभग 200 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, जो कि 24 घंटे उसकी देखभाल करते हैं। यहाँ तक कि आइलैंड के चारों तरफ की गतिविधियों को भी लगातार सिक्योरिटी टीम के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। यहाँ यूएन सिक्योरिटी की नजर जयकाल की बोट पर भी पड़ जाती है, लेकिन चाचा तुरंत मछली पकड़ने का ड्रामा करने लगते हैं, जिससे गार्ड्स को उस पे ज्यादा शक नहीं होता। इसी के साथ रोज की तरह डॉक्टर फिर से स्विमिंग करने के लिए बाहर निकल आता है। साथ ही प्रोटोकॉल तो देखो भाई साहब, मतलब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। खैर जो भी हो, इसी के साथ डॉक्टर स्विमिंग करने के लिए जल परी के जैसा पानी में निकल जाता है। दूसरी तरफ जयकाल एकदम टारगेट को उड़ाने के लिए मूर्ति जैसे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि इससे ज्यादा अच्छा गोल्डन चांस और उसे कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन बोट कई घंटों से वहीं खड़ी थी, जिस वजह से सिक्योरिटी को शक होने लगता है। इसलिए वहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए एक सिक्योरिटी को भेज दिया जाता है, लेकिन मौके पर ही जयकाल उसे सीधा ऊपर भेज देता है। यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा दोस्तों कि ऐसे पानी में स्नाइपिंग करना कितना मजे का काम होगा, लेकिन दोस्तों सच मानो तो यही सबसे मुश्किल काम है। पहली बात तो समुद्र में बोट बहुत हिलता है और स्नाइपर को स्टिल रखने के बावजूद यह अपने आप इतना हिल रहा है कि इसमें मिस फायर होने का बहुत चांस है। लेकिन ये स्नाइपर इतना शांत और शार्प है कि सिचुएशन चाहे जैसा भी हो वो टारगेट को कभी मिस नहीं करता, अन्यथा कोई आकर काम बिगाड़ ना दे। खैर कुछ ही देर में सिक्योरिटीज को पता चल जाता है कि सामने बोट में स्नाइपर मौजूद है, लेकिन अब क्या फायदा, पानी में तुम चाहे 100 सिक्योरिटी लगा दो लेकिन कोई स्नाइपर से नहीं बच सकता। फिर भी पानी में मौजूद सिक्योरिटी अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है उसे पानी के अंदर डुबाए रखने की, क्योंकि अगर वह बाहर निकला तो स्नाइपर उसका भेजा उड़ा देगा। लेकिन यह स्ट्रेटेजी उनका ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि पानी के अंदर कोई कितना ही तो सांस रोक के रहेगा। उनके बाहर निकलते ही स्नाइपर एक के बाद एक उनका भेजा उड़ाना शुरू कर देता है और अंततः वह अपना मेन टारगेट डॉक्टर चार्ल्स को भी मार देता है। इसके बाद जयकाल चाचा अपनी बोट लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। मतलब समझ ही सकते हो दोस्तों, अगर एक हाईली ट्रेंड मार्क इन मिलिट्री स्नाइपर को ऐसे खुला छोड़ दिया जाए और खास करके ऐसे शार्प माइंडेड बंदों को, तो सिचुएशन किस लेवल तक भयानक हो सकता ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। खैर दोस्तों, ऐसा एक भयानक कांड करने के बाद जयकाल अपना स्पेन के कैडिज में मौजूद प्राइवेट आइलैंड में लौट आता है। यहाँ फैमिली बोलो तो जयकाल भाई का एक बीवी और छोटा सा बच्चा है, लेकिन दोस्तों उसकी प्यारी बीवी नुरिया को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसका हस्बैंड एक खौफनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। उसको यही लगता है कि उसका हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। ऐसे ही कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ सुकून भरी जिंदगी बिताने के बाद जयकाल भाई का फिर से बुलावा आ जाता है। इसी के साथ जयकाल अपनी बेटी के बर्थडे के दिन ही एक इम्पोर्टेंट काम कहकर घर से निकल जाता है। दरअसल इसका अगला मिशन है बुडापेस्ट के एक सबसे बड़े पॉलिटिशियन को मारना। अब यहाँ आप लोगों के दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि आखिर इतने खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट जयकाल को मिलते कहाँ से हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा फेसबुक या यूट्यूब पर आकर यह तो नहीं बोलेगा कि मैं एक हिटमैन हूँ, कॉन्ट्रैक्ट देना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करो। दरअसल दोस्तों जयकाल अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेट की सबसे काली और डेंजरस जगह यानी डार्क वेब से उठाता है। डार्क वेब के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लो दोस्तों कि दुनिया के बड़े बड़े इल्लीगल और खौफनाक काम इसी डार्क दुनिया के अंदर होते हैं। खैर पॉलिटिशियन को मारने के लिए जयकाल यहाँ अपना सबसे बड़ा गेम खेलता है, और ये क्या गेम है ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होने पर हम एक बूढ़े को देखते हैं जो कि इस कंपनी में स्वीपर का काम करता है। हर रोज की तरह आज भी चाचा अपना काम करने के लिए हाजिर होता है, लेकिन कुछ ही देर काम करने के बाद चाचा अपनी बैग से एक साइलेंसर वाला पिस्टल निकालकर एक के बाद एक ऑफिस में मौजूद सभी स्टाफ मेंबर्स को मारना शुरू कर देता है। इसी के साथ वो उस ऑफिस के ओनर को भी मारकर बुरी तरह घायल कर देता है। सबको ठोकने के बाद चाचा छत से कुछ स्मोक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे पूरा एरिया धुएं से भर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो रस्सी के सहारे बिल्डिंग से नीचे उतरता है और वहाँ से फरार हो जाता है। कुछ ही देर बाद हम उसी बूढ़े को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ चाचा अपने चेहरे का पूरा हुलिया उतारता हुआ नजर आता है। दरअसल दोस्तों ये बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि हमारा जयकाल ही होता है। बोला था ना दोस्तों कि चाचा कोई बड़ा गेम
खेल रहा है। सच में दोस्तों, मुझे तो कभी कभी लगता है कि रियल लाइफ के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी शायद इसी तरह की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते होंगे। आपको क्या लगता है, जरूर बताना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसने अपना हुलिया बदलकर इतने सारे लोगों को बिना वजह ऑफिस में क्यों मारा? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। सीन शिफ्ट होने पर हम उसी पॉलिटिशियन को देखते हैं जिसे मारने के लिए जयकाल ने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है। दरअसल ये पॉलिटिशियन अपने बेटे से अस्पताल में मिलने जा रहा होता है और इसका बेटा वही कंपनी का ओनर है जिसे पिछली रात जयकाल ने मारकर घायल किया था। अब यहाँ आप लोग समझ ही चुके होंगे दोस्तों कि पिछली रात ऑफिस में हुआ पूरा हमला असल में इसी प्लान का हिस्सा था, ताकि उसके बेटे को घायल करके अस्पताल लाया जा सके और उसी बहाने इस पॉलिटिशियन को भी यहाँ बुलाया जा सके। इसी के साथ अस्पताल से 3 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग में हम जयकाल को देखते हैं। यहाँ भाई साहब का टैलेंट देखो दोस्तों। एक नॉर्मल दिखने वाले सूटकेस के पार्ट्स को ही असेंबल करके वो उसे एक डेंजरस स्नाइपर राइफल में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब समझ ही सकते हो ये बंदा किस लेवल का शातिर है। खैर, इसी के साथ वो बिल्डिंग में 2-3 ब्लैंक शॉट मारकर प्रैक्टिस करता है। दूसरी तरफ पॉलिटिशियन भी अस्पताल तक पहुंच चुका होता है, लेकिन उसे गाड़ी से बाहर निकालने से पहले कुछ सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ सही से चेक कर लेते हैं कि कोई शूटर या हिटमैन वगैरह तो नहीं है। सब क्लियर होने के बाद फाइनली चाचा को गाड़ी से बाहर निकालकर अस्पताल में ले जाया जाता है। लेकिन इसी बीच स्नाइपर का डेडली शॉट निकल चुका होता है। गोली सीधा पॉलिटिशियन के सिर के सेंटर में आ टकराती है, जिससे भाई साहब सीधे यमराज के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा एक भयानक स्नाइपर शॉट देखने के बाद वहां मौजूद सिक्योरिटी तुरंत शूटर का लोकेशन ढूंढने लगती है। इधर शूटर दोबारा से अपनी स्नाइपर राइफल को सूटकेस बनाकर बिंदास वहां से निकल जाता है। उसके निकल जाने के आधे घंटे बाद जाकर पुलिस उस रूम तक पहुंचती है जहां से जयकाल ने शॉट लिया था। लेकिन रूम में घुसते ही वहां एक भयानक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वहां मौजूद सभी पुलिस एक ही झटके में ढेर हो जाते हैं। दरअसल जयकाल ने रूम छोड़ने से पहले ही वहां एक टाइम बम सेट कर दिया था। खैर दोस्तों, मिशन को तो चाचा सेफली एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन इस बार जयकाल ने हद ही पार कर दी थी। बुडापेस्ट के एक बड़े पॉलिटिशियन के साथ साथ उसने बिल्डिंग में मौजूद कई पुलिस ऑफिसर्स को भी मौत के घाट उतार दिया था। इसी वजह से मामला अब सिर्फ एक नॉर्मल मर्डर केस नहीं रहा, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का थ्रेट बन चुका था। और यही कारण था कि अब इस खतरनाक शूटर को पकड़ने के लिए ब्रिटेन की सबसे डेंजरस इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 को एक्टिवेट कर दिया जाता है। वहीं हम MI6 की एक टॉप एजेंट बायोनिका को देखते हैं, जिसे स्पेशली जयकाल का केस हैंडल करने और उस तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही कुछ दिन रिसर्च करने के बाद बायोनिका ऊपर वालों को बताती है कि शूटर ने कम से कम 3000 मीटर की दूरी से टारगेट को हिट किया है, वो भी टारगेट के माथे के बीचों बीच। तो जाहिर सी बात है ये कोई आम शूटर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा उसका स्नाइपर भी हाईली मॉडिफाइड था, क्योंकि नॉर्मल स्नाइपर का रेंज इतना दूर कभी नहीं होता। मेरे नजर में एक ऐसा बंदा है जो पिछले 15 सालों से ऐसे ही एक डेडली स्नाइपर को बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम उस किलर को भी पकड़ ही लेंगे। अपने लीडरों से ग्रीन सिग्नल मिलते ही बायोनिका अपना काम शुरू कर देती है। इधर हम जयकाल को एक साइबर कैफे में देखते हैं, जहां वो डार्क वेब के थ्रू पॉलिटिशियन को ठोकने की अपनी बाकी की पेमेंट क्लाइंट से मांग रहा होता है। लेकिन आगे से क्लाइंट उसके किसी भी सवाल का रिप्लाई नहीं देता, उल्टा वो जयकाल को ही गालियां देकर उसे ब्लॉक कर देता है। दरअसल दोस्तों, जयकाल के साथ उसका पूरे $22 मिलियन का डील हुआ था, लेकिन अब तक उसके अकाउंट में सिर्फ $3 मिलियन ही ट्रांसफर किए गए थे। मतलब अभी भी उसकी $19 मिलियन की भारी पेमेंट क्लाइंट के पास अटकी हुई थी। और ऐसे अचानक बिना पूरी पेमेंट दिए सीधा ब्लॉक कर देने पर जयकाल का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसलिए वो ठान लेता है कि सबसे पहले अब वो अपने इसी क्लाइंट को ठोकेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा कौन करता है यार, बताओ। मतलब काम भी करवा लिया और ऊपर से पैसे भी नहीं दिए। इसी वजह से वो अपना बाकी काम धंधा छोड़कर डार्क वेब में उस आदमी का पता ढूंढने में लग जाता है। ऐसे ही कई दिनों तक कुत्तों की तरह पूरा वेब छानने के बाद उसे फाइनली अपने क्लाइंट का पता चल ही जाता है। दरअसल वो क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि उसी पॉलिटिशियन का बेटा इलियास होता है। ये सच जानने के बाद जयकाल का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। मतलब अपने ही बाप को मरवाने के लिए बेटे ने एक हिटमैन को सुपारी दी थी और ऊपर से काम निकलवाने के बाद उसने जयकाल की बाकी पेमेंट भी दबा ली। इसी वजह से अब जयकाल सीधा इलियास को ठोकने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वह उसके पार्किंग में जाकर ड्राइवर को ठोक देता है और खुद ही उसका ड्राइवर बनकर उसे पिकअप करने पहुंचता है। चाचा को पिकअप करने के बाद जयकाल अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद जयकाल मौके पर ही बगल में मौजूद सिक्योरिटी को ठोक देता है और बाकी गार्ड्स को चकमा देते हुए इलियास को लेकर वहां से भागने लगता है।
ऐसे ही एक भयानक रेसिंग के बाद फाइनली जयकाल सबको पीछे छोड़ते हुए गाड़ी को एक सेफ स्पॉट पर लाकर रोक देता है। आगे से वो कहता है, तूने अपने बाप को मरवा दिया ठीक है, लेकिन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरा बाकी का पेमेंट नहीं दिया। आगे से भाई साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें मेरे बाप को मारने का पैसा दिया था, मुझे मारने का नहीं। मेरे बाप को ठोकने से पहले वाले दिन तूने मुझे ठोक कर हॉस्पिटल में भेज दिया था, इसलिए मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। फिर क्या दोस्तों, जयकाल भाई का तो वैसे ही दिमाग खराब था, ऊपर से ये सब कहकर भाई साहब ने उसका और ज्यादा दिमाग खराब कर दिया। इसलिए जयकाल मौके पर ही उसका चैप्टर क्लोज कर देता है। इसके बाद वो गाड़ी को ब्लास्ट करके वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम बियांका को देखते हैं, जो अपनी पूरी टीम के साथ नॉर्मन नाम के उस शख्स को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है जिसने जयकाल के लिए वो डेडली कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल तैयार की थी। उनके मुताबिक नॉर्मन अभी समारहोन नाम के एक छोटे से गांव में छिपा बैठा था। लोकेशन पर पहुंचते ही दोनों एजेंट्स उसके घर पर रेड मार देते हैं। अचानक हुए इस हमले को देखकर नॉर्मन तुरंत वहां से भागने लगता है, लेकिन ऐसे एक भयानक गोलीबारी के चलते उसके हाथों में कुछ बुलेट्स लग जाती हैं। इसलिए वो अपना सूटकेस वहीं छोड़ देता है और तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। इधर बियांका उसके छोड़े हुए सूटकेस को साथ लेकर सीधा ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ किसी तरह वहां से बचकर निकलने के बाद हम नॉर्मन को उसके नए ठिकाने में देखते हैं। यहाँ भाई साहब सीसीटीवी मॉनिटर्स के जरिए बाहर की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए होते हैं। तभी अचानक उसके फोन पर जयकाल का कॉल आ जाता है। आगे से जयकाल कहता है कि मुझे एक नया कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल चाहिए, लेकिन नॉर्मन उसे मना करते हुए कहता है कि उस दिन MI6 एजेंट्स की तरफ से हुए उस भयानक हमले के चलते उसका एक हाथ टूट गया है। ऐसे हालात में बेचारा स्नाइपर तो क्या अपना पिछवाड़ा तक सही से नहीं धो सकता। जयकाल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम मुझे इंस्ट्रक्शन दो, स्नाइपर मैं बनाऊंगा। इसी के साथ वह नॉर्मन के नए ठिकाने में चला आता है और दोनों ही मिलकर एक नया कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल बनाना शुरू कर देते हैं। इधर बियांका ऑफिस तक पहुंचते ही उस सूटकेस को खोलकर चेक करने लगती है कि आखिर इसमें है क्या। पूरा सूटकेस खोलकर उसके पार्ट्स को कस्टमाइज करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह कोई सूटकेस ही नहीं है, बल्कि एक भयानक कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल है। इससे वह लोग समझ जाते हैं कि सूटकेस का हर एक पार्ट स्नाइपर राइफल का ही पार्ट है। उनकी जानकारी के मुताबिक उस दिन भी शूटर ऐसा ही एक सूटकेस लेकर बिल्डिंग से बाहर निकला था। ये सब देखकर बियांका कंफर्म हो जाती है कि उस दिन भी पक्का इस शूटर को नॉर्मन ने ही स्नाइपर बनाकर दिया था। इसी बीच हम बियांका को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वह एक आदमी को बुरी तरह टॉर्चर करके पूछ रही होती है कि आखिर नॉर्मन कहाँ है। दरअसल दोस्तों, ये भाई साहब भी नॉर्मन का ही पार्टनर होता है। ऐसे ही काफी देर तक टॉर्चर करने के बाद चाचा फाइनली बियांका को उसके नए लोकेशन के बारे में बता देता है। फिर क्या दोस्तों, इसी के साथ बियांका अपनी टीम को लेकर नॉर्मन को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। इधर दूसरी तरफ दोनों कई घंटों की मेहनत के बाद फाइनली उस कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल को तैयार कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये होती है कि ये राइफल किसी मेटल से नहीं बल्कि प्लास्टिक से बनी हुई होती है। आगे से नॉर्मन जयकाल KO कुछ प्रैक्टिस शॉट्स लेने के लिए कहता है, क्योंकि ये प्लास्टिक से बनी हुई स्नाइपर राइफल थी, इसलिए इसमें मिसफायर होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। इसी के साथ जयकाल प्रैक्टिस करने के लिए जंगलों में चला जाता है। ऐसे ही लगभग आधे घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद वह देखता है कि एक ब्लैक SUV तेजी से नॉर्मन के घर की तरफ बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों, इस SUV में बियांका और उसकी टीम मौजूद थी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, उन्हें उसकी मेन लोकेशन का पता चल चुका था। ये सब देखते ही जयकाल तुरंत नॉर्मन को अलर्ट करते हुए वहां से भागने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद नॉर्मन का तो मानो होश ही उड़ जाता है। बेचारा अब तक बिल्कुल बिंदास सो रहा था। खैर, इसी के साथ वह अपनी सारी जरूरी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को कंप्यूटर से डिलीट करके वहां से भागने ही वाला होता है, लेकिन तब तक बियांका अपनी पूरी टीम के साथ उस घर को चारों तरफ से घेर चुकी होती है। इसी के साथ बियांका नॉर्मन पर पिछली बार की तरह ही हमला कर देती है। इधर नॉर्मन अकेला ही उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक हाथ टूटा हुआ होने के कारण वो ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाता और आखिरकार वहीं पकड़ा जाता है। आगे से बियांका उससे पूछती है, चल बता कहाँ है जयकाल। नॉर्मन कहता है, अब साला ये जयकाल कौन है, मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, तुम लोग गलत आदमी को पकड़ रखे हो, जाने दो मुझे। लेकिन बियांका उसकी एक भी बात नहीं सुनती, उल्टा वो उसे जान की धमकी तक देने लगती है। लेकिन इसी बीच पता नहीं कहाँ से एक स्नाइपर बुलेट आकर उसका भेजा उड़ा देती है। यह दृश्य देखकर बियांका समझ जाती है कि जयकाल इधर ही कहीं मौजूद है, इसलिए वह तुरंत बाहर मौजूद सभी गार्ड्स को अलर्ट कर देती है। इधर जयकाल तुरंत अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है। बियांका भी गाड़ी लेकर उसके पीछे लग चुकी थी। ऐसे ही एक लंबी रेस के बाद जयकाल अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल में घुस जाता है। मतलब समझ ही सकते हो दोस्तों, जयकाल अब इन दोनों लड़कियों को घोड़ा बनाएगा। जोक्स अपार्ट दोस्तों, फिलहाल तो जयकाल भाई का ही घोड़ा लगा हुआ है। ये MI6 एजेंट बियांका इतनी खतरनाक है कि वह पूरे जंगल में घूम घूम कर
गोलियां बरसाने लगती है। लेकिन जयकाल तो जयकाल है भाई, मौके पर ही वह पास में मौजूद नदी में कूद जाता है और वहीं गायब हो जाता है। मतलब समझ ही सकते हो दोस्तों, मार्किन नेवी सील सोल्जर था ये पहले। इधर मैडम अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगती है क्योंकि वह दुनिया के सबसे खतरनाक किलर को लगभग पकड़ ही चुकी थी। इधर 4-5 घंटे नाले के अंदर तैरने के बाद जयकाल फाइनली बाहर निकलता है। ऐसे ही कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे एक घर दिखता है। फिलहाल अपना सिर बचाने के लिए वह वहीं जाकर सो जाता है। सुबह आंखें खुलते ही वह देखता है कि उसके ठीक सामने एक बंदा उसके ऊपर शॉटगन ताने खड़ा हुआ है। इसी के साथ भाई साहब उसे बंदा बना लेता है। आगे से जयकाल उसे बार बार छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगता है क्योंकि कल भयानक तरीके से बारिश हो रही थी, जिस वजह से अपना सिर बचाने के लिए यहाँ मजबूरी में रहना पड़ा। लेकिन आगे से मोटा उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उल्टा वो अपने बॉस को कांटेक्ट करते हुए कहता है कि एक अमेरिकन मुर्गा जाल में फंसा है, जल्दी आ जाओ। लेकिन इस बूढ़े को कौन समझाए कि ये किससे पंगा ले रहा है। आगे से चाचा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस वजह से जयकाल उसका चैप्टर वहीं क्लोज कर देता है। इसके बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने ही जा रहा था, लेकिन तभी उसका बॉस वहाँ टपक जाता है। जब वो अंदर घुसकर देखता है कि उसका सेक्रेटरी मारा जा चुका है, तब वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। बाद में उसे पता चलता है कि भाई साहब तो गाड़ी में ही छिपा बैठा है। इसी के साथ वह गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। इधर अपनी जान बचाने के लिए जयकाल भी उसे फाइनली ठोक देता है। इसके बाद घर से एक चूहा निकलता है जो बच्चों का खेलने वाला पिस्टल पकड़कर उसके ऊपर दागता है। ये पार्ट इतना फनी लगता है, मतलब साला जयकाल भी मन ही मन सोच रहा होगा कि भाई मेरा रेपुटेशन खराब मत कर, मैं दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ। खैर दोस्तों, वो उस बंदे को नहीं मारता क्योंकि उसे वहाँ से बाहर भी तो निकलना है ना, और उसको तो पता नहीं वो किधर है। इसी के साथ वह उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। एयरपोर्ट में पहुँचते ही वो उसे भी ठोकने जा रहा था, लेकिन जयकाल भाई को उस पर दया आ जाती है और उसे बस एक वार्निंग देकर छोड़ देता है। इधर हम MI6 ऑफिस में बियांका को देखते हैं जो अपने सीनियर्स को समझा रही होती है कि वो उस पागल को लगभग पकड़ ही चुकी थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो किसी तरह बचकर निकल गया। लेकिन आगे से सीनियर ऑफिसर सीधा इस केस को बंद कर देने का ऑर्डर दे देता है। वो कहता है, पिछले 1 महीने से ये आदमी अलग अलग जगहों पर लोगों को ठोक रहा है और हर बार हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। इतने दिनों से तुम लोग उसके पीछे पड़े हो, लेकिन मिला क्या? नाम तो छोड़ो, इतने सारे मर्डर्स के बाद भी हमारे पास उसके खिलाफ एक भी आई विटनेस तक नहीं है। और मान लो किसी तरह उसे पकड़ भी लिया तो साबित कैसे करोगे कि वही जयकाल है? अब तक तो किसी ने उसका असली चेहरा तक नहीं देखा। इधर जयकाल के पास एक और कॉन्ट्रैक्ट आता है जहां उसे एक गैंगस्टर को मारना होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसी का साला अल्वारो। दरअसल वो गैंगस्टर काफी सालों से उनके बिजनेस में लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसी के साथ जयकाल उसका ये काम करने के लिए राजी हो जाता है। आगे वो उसे कहता है कि तुम कल सुबह उसे आइलैंड के बगल वाले कॉफी शॉप में लाना और उसे खिड़की के साइड में ही बिठाना, बाकी मैं देख लूंगा। इसी के साथ अगले दिन ही जयकाल टारगेट को ठोकने के लिए अपनी बोट लेकर निकल पड़ता है। स्पॉट में पहुंचते ही वो टारगेट को एक ही झटके में यमराज के पास भेज देता है और हर बार की तरह इस बार भी वो मिशन को सेफली अंजाम देकर वहां से निकल आता है। घर पहुंचते ही उसे उसी के क्लाइंट का एक कॉल आता है जहां वह बताती है कि पुलिस को तुम्हारे बारे में पता चल चुकी है, वो कभी भी तुम्हारे घर पहुंच सकती है। दरअसल मेरा कमीना बॉस तुम्हें मरवाना चाहता है ताकि उसे तुम्हारा पेंडिंग $50 मिलियन न देना पड़े। कुछ ही देर में हम बियांका को सच में उसके घर के बाहर देखते हैं। इसी के साथ वे लोग धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ने लगते हैं। घर में घुसते ही वे लोग जयकाल के साले अल्वारो को ही जयकाल समझकर उसे ही मार देते हैं। लेकिन गोली की आवाज सुनकर जयकाल समझ जाता है कि घर में मेहमान आ चुके हैं, इसलिए वो सबसे पहले घर की सभी लाइटें ऑफ कर देता है। लेकिन फिर भी बियांका उसे ढूंढते ढूंढते ऊपर चली आती है। वहीं उसे सामने एक मिरर दिखाई देता है, लेकिन मैडम को यह नहीं पता होता कि ये कोई मिरर नहीं बल्कि जयकाल के सीक्रेट रूम का दरवाजा है। इधर मिरर पे बायोनिका को बस अपना थोबड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से जयकाल उसे बिल्कुल क्लियर देख पा रहा था। इसी तरह वो पूरे बिल्डिंग छान मारती है, लेकिन उसे जयकाल कहीं नहीं मिलता। तभी हम एक रेड डॉट बियांका की सीधा खोपड़ी पर देखते हैं। इसका मतलब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे दोस्तों, जयकाल सीधा उसका भेजा उड़ाकर उसका चैप्टर वहीं क्लोज कर देता है। कहाँ जयकाल का शिकार करने आई थी, खुद ही शिकार बन गई। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरी बाकी वीडियोस भी जरूर चेकआउट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।